हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी का सेशन चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पिछले 2 वीडियोज़ में लाइफ प्रोसेस चैप्टर बताया था, जैव प्रक्रम, और उसी का आज तीसरा वीडियो चलेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, या फिर इसे बोल सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव में पाचन किस प्रकार से होता है या मानव में भोजन यानी पोषण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख के रखा हुआ हूँ। इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए, आपको समझाते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये फिगर देखेंगे जो कि मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फिगर बनाया हुआ है। अब ये क्या होता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख से होता है, माउथ से होता है। इस मुख के पीछे यहाँ पे क्या होता है? एक सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, लार ग्रंथि जिसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं कि लार यानी कि एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, और यही ग्रंथि जो है ग्लैंड्स अब यहाँ से क्या होता है, नीचे की ओर आता है, जो कि ट्रैकिया से कनेक्ट होता है, जो श्वास नली हमारी होती है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और ये ऑसियोफिगस होता है। इसके होते हुए खाना हमारा कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है, और अमाशय से फिर ये खाना चला जाता है कहाँ? हमारा छोटी आंत में चला जाता है, फिर कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है, और फिर ये रेक्टम यानी कि मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को और मैंने डिनोट किया है, जैसे कि प्लीहा को बताया है, अग्नाशय को बताया है, इसे पेनक्रियाज कहते हैं, पित्त की थैली यानी कि गैल ब्लैडर होता है, और अपेंडिक्स जिसे हम वर्मी फॉर्म कहते हैं, और ये रेक्टम होता है, इसे हम मलाशय कहते हैं। इन सब को मैं आपको क्या करूँगा, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा ये पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। पहला है हमारा मुख, माउथ। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मुख से ही स्टार्ट होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद चबाना स्टार्ट करते हैं कि हमारा पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से स्टार्ट होता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप क्या बोलिएगा कि माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ के अंदर हमें पढ़ना है टीथ के बारे में और जीभ के बारे में, यानी कि टंग के बारे में। इसे पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स और ये जो ऑर्गन्स हैं, ये सब मिलके ही डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये यहाँ पे जो हमारा ये क्या है? लार ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, लार ग्रंथि। ये ग्रंथि जो है ये क्या होती हैं? ये ग्रंथि जो होती हैं वो 3 पैर, 3 जोड़े होती हैं। इसके कितने होती हैं? 3 जोड़े होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं, पहला होता है हमारा पेरिटॉइड ग्लैंड होता है, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, तीसरा होता है सबलैंगुलर सब सैलिवरी ग्लैंड्स होता है। ये 3 होते हैं, और ये 3 पैर में होते हैं, यानी कि 3 जोड़े में होते हैं। ये क्या करते हैं कि एंजाइम यानी कि लार को रिलीज करते हैं। वो लार क्या होता है कि हमारे मुख में जो खाना होता है उसमें क्या होता है? मिल जाता है, और जब वो उसमें मिल जाता है तो उसके बाद वह आसानी से क्या होता है? ऑसियोफेगस यानी कि ग्रास नली के द्वारा कहाँ चला जाता है? हमारे अमाशय में चला जाता है। उसका पाचन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गए ग्लैंड्स। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं टीथ के बारे में। अब माउथ के अंदर आता है टीथ। टीथ क्या होता है? दांत, जिससे हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। अब ये दांत क्या होता है? हमारे मुख में जो दांत है वो अस्थाई दांत कहलाता है। तो उस अस्थाई दांत को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थिकोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? थिकोडेंट कहते हैं। हमारे अस्थाई दांत को क्या कहते हैं? थिकोडेंट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। ये होता है 2 1 2 3 इंटू 4। अब कैसे बताता हूँ आपको। 2 का मतलब क्या हो गया? इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। 1 यानी कि कैनाइन। कैनाइन को क्या कहते हैं? कंतक कहते हैं। फिर 2 हो गया, इसको क्या कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। और 3 जो है हमारा ये क्या हो गया? मोलर हो गया, यानी कि अर्ध चवर्णक हो गया, चवर्णक हो गया। ठीक है। और ये क्या होते हैं? कितने हो गए? 2 1 3 2 5 3 8, और 8 इंटू 4 कितने हो गए? टोटल 32 टीथ हमारे दांतों में होते हैं, जो इस सीक्वेंस में होते हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि थर्ड मोलर, 3 मोलर है ना, तो 3 में जो थर्ड मोलर हमारा होता है, ये थर्ड मोलर को हम क्या कहते हैं? अकल दांत। आपने सुना होगा कि अकल दांत, तो इसी थर्ड मोलर को हम लोग क्या कहते हैं? अकल दांत कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? आपसे पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मुख में जो दांत होता है वो क्या अस्थाई दांत को क्या कहते हैं? तो थिकोडेंट कहते हैं। तो दांत का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 1 2 3 होता है। अब मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि ये जो मिल्क टीथ होता है, मिल्क टीथ जो कि बचपन में हम लोगों का होता है, मिल्क टीथ, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डेफोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफोडेंट कहते हैं हम लोग मिल्क टीथ को, डेफोडेंट कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 1
102, कितने हो गए 2102 इंटू 4, तो कितने हो गए 2 1 3 2 5 गुने 4, यानी कि टोटल 20 होते हैं हमारे मिल्क टीथ होते हैं। ये भी उसी सीक्वेंस में होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर तो हुआ नहीं, और मोलर कितने हो गए 2 हो गए, यानी कि रदनक, कृंतक, अर्धचवर्णक और चवर्णक। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बोलते जा रहा हूँ जिससे किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं जब आपको समझा दूंगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, बोर्ड है इस पर पहले मैंने उन पॉइंट्स को नोट किया है, उसके बाद फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के होते हैं थिकोडेंट। अब क्या होता है कि दांत, हमारे दांत जो होते हैं वो अंदर की ओर मसूड़े में धसे हुए होते हैं। आपको पता है, तो मसूड़े में किसके द्वारा धसे हुए होते हैं? गर्त दंती के द्वारा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? गर्त दंती के द्वारा अंदर की ओर धसे हुए होते हैं। और जो भाग अंदर की ओर धसा हुआ रहता है उसे हम रूट कहते हैं, यानी कि जड़ कहते हैं। और जो भाग बाहर की तरह रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्राउन कहते हैं। बाहर की तरफ हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। और अंदर की तरफ जो धसा हुआ रहता है उसे रूट कहते हैं। अब दांत के बारे में जानते हैं कि हमारे टीथ का निर्माण किससे होता है। तो हमारे टीथ का निर्माण होता है डेंटाइन से। किससे होता है? डेंटाइन से हमारे टीथ का निर्माण होता है। ये डेंटाइन जो है हमारे टीथ का क्या करता है? मेड करता है, बनाता है। अब क्या होता है कि इस डेंटाइन के ऊपर एक परत होती है जिसे हम लोग कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इनामेल भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। इनेमल कहते हैं टीथ के, ये डेंटाइन के ऊपर की एक परत होती है। इसका क्या काम है? तो ये हमारे टीथ को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोग कभी देखे होंगे कि जब आप कभी गर्म या ठंडा कुछ खा लेते होंगे तो कभी कभी आपको सेंसिटिविटी या झंझनाहट सी महसूस होती होगी। वो क्यों होता है? तो जब हमारे दांतों का इनेमल क्या होता है? झड़ जाता है या थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो क्या होता है? वो ऐसा हमको महसूस होता है, झंझनाहट या सेंसिटिविटी महसूस होता है। किसके कारण होता है? तो इनेमल के कारण होता है, इनेमल के ख़राब होने के कारण। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं दंत अस्थिक्षय, यानी दांत में जो हमारे कीड़े लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं। जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने माउथ को यानी मुख को अच्छी तरह से नहीं धोते हैं तो खाने के कुछ टुकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? दांत में फंसे रह जाते हैं। वो टुकड़े क्या होते हैं कि वो टुकड़े वायरस और बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके अम्ल बनाते हैं, एसिड। और वो एसिड क्या करता है? हमारे दांत को क्या करता है? कमज़ोर बनाता है। तो आपको पता लग गया कि किस तरह से हमारे दांत कमज़ोर होते हैं। इनेमल क्या है? डेंटाइन क्या है? गर्त दंती से जुड़े होते हैं हमारे दांत। थिकोडेंट कहते हैं, मिल्क टीथ को डेफोडेंट कहते हैं। क्या इसका केमिकल फॉर्मूला है? तो दांत के अंदर यही था, इतना ही हम लोग को पढ़ना था। अब आते हैं हमारा जीभ के अंदर, यानी कि टंग के अंदर। टंग क्या है? हमारे मुख का के ऊपर एक मांसल रचना होती है जो कि आगे से आप देख सकते हैं कि आगे वह क्या होता है, यानी कि उसका अग्रभाग हम बोलेंगे तो वो फ्रीली होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। और पीछे वाला भाग क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। पीछे वाला भाग क्या होता है? कनेक्ट होता है। अब क्या होता है कि हमारे जीभ पर एक छोटे छोटे अंकुर छिद्र होते हैं, छिद्र अंकुर होते हैं, जिसे पैलेपिली कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेपिली कहते हैं। आप लोग बुक में देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा, इंग्लिश में उसे पैलेपिली कहते हैं। वो छिद्र क्यों होते हैं? वो छिद्र इसलिए होते हैं, उन्हें स्वाद कलियाँ कहती हैं। हम जो खाना खाते हैं हमको खट्टा लगता है, तीखा लगता है, मीठा लगता है, नमकीन लगता है, ये किसके कारण लगता है? तो ये उन्हीं के कारण लगता है, वो स्वाद कलियाँ के कारण। वो जो छिद्र होते हैं इसे पैलेपिली कहते हैं। और जीभ के बारे में हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि जीभ हमारा ओनली वन ऐसा ऑर्गन है जो कि चोट लगने पर या घाव या कुछ होने पर सबसे जल्दी अपने आप को क्या करता है? ठीक करता है। ऐसा ऑर्गन है जो सबसे जल्दी अपनी मरम्मत कर लेता है। आप कह सकते हैं कि अपने आप को ठीक करता है, उसे हम लोग कहते हैं जीभ। तो मुख के अंदर भी हम लोग जान गए, ये पॉइंट भी हम लोग जान गए। मुख के अंदर टीथ और जीभ के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ये क्या होता है कि ये जो है ना आपको कॉमन पॉइंट है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का। ध्यान में रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ उतना मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इट इज़ ए कॉमन पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का क्या है? कॉमन पॉइंट है ये फेरिंग्स, जिसे कि हम लोग ग्रसनी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है गुलेट, एक होता है ग्लॉटिस। गुलेट क्या होता है? इसे निगल द्वार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? निगल द्वार कहते हैं। और ग्लॉटिस को क्या कहते हैं हम लोग? कंठ द्वार कहते हैं। ग्लॉटिस को कंठ द्वार कहते हैं। अब निगल द्वार क्या होता है? मतलब जो हम खाना खाते हैं वह इस द्वार के अंदर
के से क्या चला जाता है, सीधे नीचे चला जाता है हमारा स्टोमक में। और ग्लोटिस क्या होता है, ये द्वार और ये द्वार दोनों कनेक्ट होता है, लेकिन ये द्वार क्या होता है, ग्लोटिस कंठ द्वार, ये कहाँ खुलता है, जाके श्वास नली में खुलता है, जो कि ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, हमारा श्वास नली। इमेज में आप लोग देखिएगा, ट्रैकिया हमारा श्वास नली है, तो ये ग्लोटिस जो होता है वो श्वास नली में खुल जाता है। और ये अब इसके नीचे मैंने एपिग्लोटिस लिखा है। ये एपिग्लोटिस क्यों लिखा है, ये एपिग्लोटिस क्या है, तो एपिग्लोटिस क्या है कि ये एक पट्टी जैसी संरचना होती है ग्लोटिस के पास, जो क्या करता है कि जिस समय हम भोजन करने लगते हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस को क्या कर देता है, बंद कर देता है, यानी कि श्वास नली को बंद कर देता है। सिर्फ ये ग्लेट यानी निगल द्वार, जिससे कि भोजन अमाशय की ओर जाए, सिर्फ यही चालू रहता है, इसको बंद कर देता है, जिससे हमारा भोजन श्वास नली में ना चला जाए। यही कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाने के समय सरक जाते हैं या कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है, हमारा भोजन जो होता है, अन्न के दाने नाक में चले आते हैं, तो वो किसके कारण आ जाते हैं, यही ये ढक नहीं पाता है और हमारा भोजन जो है इस द्वार से, गुलेट से किस में आ जाता है, ग्लोटिस में आ जाता है। तो ये कारण होता है। तो ये हो गया एपिग्लोटिस। आपने समझ लिया कि एक पट्टी जैसी संरचना होती है जो कंठ द्वार को क्या करती है, यानी ग्लोटिस को क्या करती है, ढक के रखती है, जिससे खाना श्वास नली ट्रैकिया में ना जाए, जिससे खाना कहाँ जाए, श्वास नली ट्रैकिया में ना जाए। तो फेरिंक्स के बारे में आपको समझ में आ गया। अब आते हैं ओसियोफिगस। ओसियोफिगस को हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ये ओसियोफिगस ग्रास नली क्या होता है, ये एक नैरो ट्यूब होता है, मतलब पतला सा ट्यूब होता है, जो कि सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। तो जैसा खाना हम अपने अंदर लेते हैं उस हिसाब से यह खाना क्या होता है, यह ट्यूब क्या होता है, फैलता या सिकुड़ता है। इस तरह का ट्यूब होता है, इसी तरह का ट्यूब। मान लीजिए कि खाना इसके अंदर अगर ज़्यादा गया तो ये फैल जाएगा, कम गया तो ये सिकुड़ा हुआ रहेगा, ज़्यादा खाना चल गया तो ये क्या होगा, फैल जाएगा। तो इसी के थ्रू क्या होता है, इसे ग्रास नली कहते हैं, ओसियोफेगस। इसी के थ्रू ये खाना क्या जाता है, हमारा स्टोमक में जाता है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। अब ओसियोफेगस यानी कि ग्रास नली है, इसके थ्रू खाना हमारा कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा, यानी कि पेट में जाएगा, अमाशय जिसे हम लोग कहते हैं। तो ओसियोफेगस पता लग गया। अब आते हैं स्टोमक की तरफ, अमाशय। अमाशय जो है हमारे शरीर का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है। क्या है, सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे चौड़ा पार्ट है। क्या लिख सकते हैं इसको हम, ब्रॉडेस्ट पार्ट लिख देते हैं। ब्रॉडेस्ट पार्ट हमारे शरीर का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है, चौड़ा पार्ट है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक कार्डियक पार्ट होता है, एक फुंडिक पार्ट होता है, और एक क्या होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है। क्या होता है, पाइलोरिक होता है। एक पाइलोरिक पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट, फुंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट होता है। अब क्या होता है कि कार्डियक पार्ट सबसे आगे वाला पार्ट होता है, फुंडिक पार्ट बीच वाला होता है, पाइलोरिक पार्ट सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल होता है। अब ये कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल क्या होता है, तो आपको बताता हूँ। तो ये सेल क्या होता है कि जैसे कि स्टोमक का वाल होता है, दीवार हमारा, मान लीजिए कि हमारा पेट है, उसका जो दीवार है, उस दीवार पे यह सेल क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। क्या होता है, यह सेल धंसा हुआ रहता है। और ये सेल जो धंसा हुआ रहता है, ये क्या करता है कि ये तीनों मिल के क्या करता है, ये तीनों पार्ट जो है ये मिल के क्या करते हैं, धंसे हुए गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब जठर ग्रंथि, आप लोगों ने सुना होगा जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड धंसा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा निर्माण हो गया। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है म्यूकस सेल, एक होता है पेरिटियल और ऑक्सिंटिक सेल, और एक होता है चीफ और जाइमोजिन सेल। ये तीनों सेल्स होते हैं। ये 3 सेल्स कितने होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ये 3 सेल्स होते हैं। म्यूकस सेल होते हैं, पेरिटियल और ऑक्सिंटिक सेल होते हैं, और चीफ और जाइमोजिन सेल होते हैं। अब म्यूकस सेल क्या करता है, ये बचाता है। क्या बचाता है, ये अमाशय के यानी कि हमारे स्टोमक के वाल को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस सेल क्या करता है, अमाशय के वाल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब ये तीनों सेल जो हैं, ये तीनों सेल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं किसको, क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हम क्या कहते हैं, जठर रस। हिंदी में क्या कहते हैं हम, जठर रस। आपने जाना होगा कि जठर रस कहते हैं, ठीक है। जठर रस क्या करते हैं, बनाते हैं हमारे ये सेल, ठीक है। अब जठर रस से भी 2 एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस से 2 एंजाइम रिलीज होते हैं। एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिनोजेन। ये 2 एंजाइम जो होते हैं वो जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होते हैं। अब HCl का काम क्या है,
HCl क्या करता है कि हमारा भोजन या फिर हमारे पेट में जो वायरस या बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, किल करता है। किसको? वायरस बैक्टीरिया को किल करता है। अब पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? पेप्सिन एंजाइम बनाता है। और ये और HCl मिलके क्या करता है कि डाइजेशन करता है। किसका? प्रोटीन का। ये और HCl मिलके किसका डाइजेशन करते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। याद रखिएगा, ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये दो एंजाइम रिलीज करते हैं। कौन कौन से? एक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन क्या बनाता है? पेप्सिन बनाता है। HCl का काम क्या है? वायरस और बैक्टीरिया को किल करता है। और पेप्सिनोजन यानी कि पेप्सिन का काम क्या है? वो HCl के साथ मिलकर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो आमाशय में हमारा इतना काम होता है। इसके बाद एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल रखा है, स्फिंक्टर गेट। ये स्फिंक्टर गेट क्या होता है? ये स्फिंक्टर गेट जो होता है लाई करता है ओसियोफिगस और स्टोमैक के बीच में। ओसियोफिगस हमारी ग्रास नली हो गई और स्टोमैक हमारा हो गया आमाशय। इन दोनों के बीच में स्फिंक्टर गेट क्या करता है? लाई करता है, मतलब रहता है। अब ये स्फिंक्टर गेट होता क्या है? तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये स्फिंक्टर गेट क्या करता है कि बंद हो जाता है खाना खाने के बाद। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि खाना दोबारा मुंह में ना चला आए। खाना क्या होता है? मुंह में ना चला आए। आप देखते होंगे कि जब कभी आप ज़्यादा खाना खा लेते होंगे तो कभी कभी एसिडिटी हो जाती है और खाना हमारे मुख में दोबारा वापस आ जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है खाना खाने के बाद कि हमारा ये स्फिंक्टर गेट जो होता है वो क्लोज नहीं होता है, यानी कि बंद नहीं होता है। तो बंद नहीं होता है तो हमारा खाना मुख में चला आता है, इससे हमें परेशानी होती है। अब यही स्फिंक्टर गेट जो है ये गेट गाय भैंस जैसे जानवरों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसीलिए आप देखते होंगे कि स्फिंक्टर गेट जब ये गाय भैंस जैसे जानवरों में नहीं होती हैं तो वो खाना एक बार में खा लेते हैं और दोबारा जब आराम से बैठते हैं तो उससे दोबारा मुंह में लेकर उसको जुगाली करते हैं बड़े आराम से। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। तो ये हुआ स्फिंक्टर गेट। ये कहाँ लाई करता है? आपको पता लग गया, ओसियोफिगस और स्टोमैक के बीच में ये लाई करता है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इसके बाद हम लोग आमाशय यानी स्टोमैक का काम हो गया। अब आएंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब ये क्या होता है कि ये सबसे लंबा ऑर्गन है। इसकी लेंथ जो होती है 6 मीटर या फिर 20 फीट भी आप कह सकते हैं। 6 मीटर या फिर 20 फीट भी कह सकते हैं। और 2.5 सेंटीमीटर के आसपास ये क्या होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी हमारा अनडाइजेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो भी मटेरियल अनडाइजेस्ट मतलब नहीं पचा हुआ है, अब उसका पाचन किस में होगा? छोटी आंत में होगा। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। ड्यूडेनम में बांटा गया है, जेजेनम में बांटा गया है और इलियम में बांटा गया है। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम में। अब इलियम में क्या होता है? अंतिम रूप से जो हमारा पाचन होता है, यानी कि स्टोमैक के बाद जितना भी भोजन हमारा छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसका अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? इलियम में ही होता है। अंतिम रूप से पाचन क्या होता है? इलियम में होता है। सारे भोजन का पाचन कहाँ होता है? इलियम में होता है। इसमें अनडाइजेस्ट मटेरियल नहीं, ये मटेरियल को डाइजेस्ट करता है इलियम में। इसके बाद क्या होता है कि ये इलियम से हमारा कहाँ आता है? ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब आपसे पूछेगा कि अनडाइजेस्ट मटेरियल जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो कहाँ है? अब बड़ी आंत में है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में है। और साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि मेडिसिन का डाइजेशन कहाँ होता है हमारे शरीर में। तो याद रखिएगा कि मेडिसिन का डाइजेशन जो होता है वो डाइजेशन कहाँ होता है? इस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि बड़ी आंत में हमारा मेडिसिन का क्या होता है? डाइजेशन होता है। और बाकी अनडाइजेस्ट मटेरियल क्या होते हैं? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक कॉलन में और एक एनस या फिर रेक्टम कहते हैं, जिसको हिंदी में मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मलाशय कहते हैं। एनस या रेक्टम क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं। अब ये कॉलन जो है ये 3 में तरीके में इसको बांटा गया, 3 पार्ट में। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन को ऊपरगामी कॉलन कहते हैं, ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ कहते हैं और डिसेंडिंग को अधोगामी कॉलन कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो बड़ी आंत में जो इलियम से कहाँ आया? इलियम से खाना आएगा कॉलन में और इस कॉलन के किस में जाएगा? डिसेंडिंग कॉलन में। इसके बीच में एक गेट होता है।
जिसे हम नली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीकम, क्या कहते हैं, सीकम नली होती है। तो इसी सीकम नली के तहत क्या होता है कि जितना भी अनडाइजेस्ट मटेरियल है जो कि हमारा अपचा भोजन है वो कहाँ आ जाता है, कॉलन में, कॉलम से डिसेंडिंग ऑर्डर कॉलन के पर आता है और इस डिसेंडिंग कॉलम से हमारा मलाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, मलाशय यानी रेक्टम में, जो कि क्या होता है, खाना हमारा बाहर निकल जाता है, खाना क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से मानव का पाचन होता है, मानव के शरीर में, हमारे शरीर में। अब कुछ एक पॉइंट्स और हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। अब पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि पैनक्रियाज क्या होता है। पैनक्रियाज, इसे हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। अब ये पैनक्रियाज क्या होता है, ये मैंने 3 जो नाम लिखे हैं, ये 3 एंजाइम रिलीज करता है। क्या करता है, 3 एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन सा, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। याद रखिएगा, पैनक्रियाज 3 एंजाइम रिलीज करते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज एंजाइम का क्या काम है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। याद रखिएगा, एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है, यानी कि फैट का डाइजेशन करता है, वसा का डाइजेशन करता है और क्या बनाता है, फैटी एसिड बनाता है। ध्यान में रखिएगा, लाइपेज क्या करता है, फैट का पाचन करता है और फैटी एसिड बनाता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और अमीनो एसिड बनाते हैं। ट्रिप्सिन अमीनो एसिड बनाता है। तो ये पैनक्रियाज के काम हो गए। पैनक्रियाज ये 3 एंजाइम रिलीज करता है, जिनसे इन 3 तरह के डाइजेशंस होते हैं। अब आते हैं हम लोग लीवर पे। किस पे आते हैं, लीवर पे आते हैं। लीवर जिसे कि यकृत कहते हैं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है ये। इसका वेट कितना होता है, 1500 ग्राम या 1.5 kg आप बोल सकते हैं, इसका वेट होता है लीवर यानी कि यकृत, 1500 ग्राम या 1.5 kg। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि स्टडी ऑफ लीवर किसे कहते हैं, हिपेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहता है। अब लीवर का ये काम क्या है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है, बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है, ये ग्रीन और येलो कलर का जूस होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ग्रीन और येलो कलर का जूस होता है, जो कि फैट को क्या करता है, फैट मतलब क्या हुआ, वसा, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, फैट मतलब वसा, उसको क्या करता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। क्या करता है, सरल करता है, छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है, जिससे उसका डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है। क्या बनता है, बाइल जूस बनाता है, जो कि ग्रीन और येलो कलर का होता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, अब ये बाइल जूस जो बनाता है, इसका स्टोर कहाँ होता है, गैल ब्लैडर में होता है, गॉल ब्लैडर में, जिससे कि पित्त की थैली कहते हैं, पित्ताशय भी कह सकते हैं और पित्त की थैली कहते हैं। आपको भी ऊपर मैंने जितने भी इमेज में दिखाए हैं पॉइंट, सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पित्त की थैली या पित्ताशय कहते हैं। स्टोर कहाँ होता है, गैल ब्लैडर में। रिलीज कहाँ से होता है, बाइल डक्ट से। अब पूछेगा कि बनाया कहाँ, बाइल जूस बनाता है। स्टोर कहाँ करता है, गैल ब्लैडर में करता है। रिलीज कहाँ से करता है, बाइल डक्ट से रिलीज करता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बता ही दिया। और रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर मतलब ओनली 1 ऑर्गन है जो क्या कर सकता है, मान लीजिए कि हम लोग कुछ ऐसा खाना खा सकते हैं जिससे हमारा लीवर ख़राब हो जाता है, उसके बाद अगर हम उसका परहेज़ करते हैं, तेल का चीज़, पका हुआ चीज़ कम खाते हैं, छना हुआ चीज़, तो वो खुद ब खुद अपने आप को ऑर्गन क्या कर सकता है, ठीक कर लेता है। रीजन, जैसे आप लोग छिपकली में देखते हैं ना कि उसकी पूँछ कट जाती है तो फिर बाहर निकल जाता है पूँछ, हाँ, तो रीजनरेट करता है। उसी तरह से ओनली 1 ऑर्गन हमारा लीवर है जो अपने आप को क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, तो आपको लीवर के बारे में पता चल गया। अब लास्ट आते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के पास छोटा सा भाग होता है जिसका हमारे मानव शरीर में कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर में इसलिए था क्योंकि इसका काम होता है डाइजेस्ट करना, कितना, फाइबर फूड और सलाद को, यानी कि घास फूस को डाइजेस्ट करना इसका काम होता है। और हम लोग वैसे घास फूस वाली चीज़ों को खाते हैं नहीं। वो कौन खाते हैं, गाय भैंस वगैरह खाते हैं, जानवर खाते हैं, शाकाहारी जीव, तो उनमें क्या होता है कि अपेंडिक्स होता है। हिंदी में इसे वर्मी फॉर्म कहते हैं। हमारे शरीर में इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपेंडिक्स हो गया। ये फाइबर फूड और सलाद को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब कुछ नोट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 नोट लिखे हुए। पहली बात, हमने आपको 5 पोषक तत्व बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बताया था, फैट बताया था, विटामिन बताया था, मिनरल्स बताया था। ठीक है,
प्रोटीन बताया था। तो ये 5 पोषक तत्व में से मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स दो ऐसे पोषक तत्व हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका डाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है? जिनका डाइजेशन नहीं होता है, इनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। इसे हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, ये पचता नहीं है, इनका डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि आपसे पूछेगा कि गैस्ट्रियोलॉजी क्या है, मतलब स्टोमैक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ स्टोमैक इज कॉल्ड गैस्ट्रियोलॉजी। इतनी बातें आपको हमें लगता है समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए एक बार कि जितना पॉइंट था सारा मैंने क्लियर कर दिया। एक बचा ये प्लीहा। प्लीहा क्या होता है? ये आरबीसी का कब्रिस्तान इसे कहते हैं। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो यहीं पे क्या होते हैं? डेड करते हैं जाके, तो इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आपके 10th क्लास के हिसाब से मैंने बहुत कुछ इसमें बता दिया जो कि आपको जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी काम आएगा और आपके क्लास के हिसाब से काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर इसका ये चैप्टर आपका ये पहला कंप्लीट हो गया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका सही तरीके से तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग का आएगा तभी हम लोग पीडीएफ पे फोकस करेंगे, पीडीएफ बनाने पे ध्यान देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।